गुड इवनिंग क्लास। मैं अजय सिंह। आज हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। उस टॉपिक का जो नाम है सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज। वो टॉपिक है, आप बोल सकते हैं आजाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस। कि सुभाष चंद्र बोस के बारे में कैसे चीजें स्टार्ट होती हैं, ध्यान रखना है। सुभाष चंद्र बोस, ध्यान रखना नाम है सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज। देखिएगा, सुभाष चंद्र बोस एवं आजाद हिंद फौज की बात करते हैं। आपको इससे 2-4 सवाल बहुत ठीक से बनते हैं। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 1897 कटक उड़ीसा में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस की प्रारंभिक शिक्षा कटक में हुई, लेकिन उच्च शिक्षा कलकत्ता में हुई। और ये बचपन से ही बहुत कुशाग्र बुद्धि के थे, बहुत तीक्ष्ण बुद्धि के थे। एक बार जो चीजें पढ़ते थे पूरी तरह से उस पर ध्यान उनका केंद्रित रहता था। बहुत होशियार थे। इनकी शिक्षा दीक्षा कलकत्ता में होती है और उसके बाद में देखा जाता है 1920 में सुभाष चंद्र बोस ने आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण की। तो आपको ध्यान रखना है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म पूछा जाएगा तो आप बताएंगे 1897 कहां? कटक। और कटक कहां पड़ता है आपको बताना होगा, इस समय उड़ीसा में। इस चीज को ध्यान रखना। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 1897 कटक। कौन सी जगह है? कटक। और कटक कहां पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। आगे अब देखते हैं 1897 कटक उड़ीसा में इनका जन्म होता है। शिक्षा कलकत्ता। इनकी शिक्षा कहां होती है? कलकत्ता में होती है। ध्यान रखना, सुभाष चंद्र बोस ने 1920 में आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण की। आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज। सुभाष चंद्र बोस एवं आजाद हिंद फौज, ये हमारा टॉपिक है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 1897 कटक उड़ीसा में हुआ। सुभाष चंद्र बोस की शिक्षा कलकत्ता में हुई। कहां हुई भैया? कलकत्ता में हुई। बचपन से ही बहुत कुशाग्र बुद्धि के थे, पढ़ने में बहुत होशियार थे। सुभाष चंद्र बोस ने 1920 में आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण की। आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण की। तो आपसे पूछा जाए सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ? 1897। कटक कहां हुआ? कटक। कटक कहां पड़ता है? उड़ीसा में। इनकी शिक्षा कहां? कलकत्ता। सुभाष चंद्र बोस ने 1920 में आईसीएस की परीक्षा, थोड़ा करेक्शन करेंगे यहां पर हम लोग, आईसीएस की परीक्षा पूछा जाए, आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण की। कब? 1920। आईसीएस की परीक्षा कब उत्तीर्ण की? 1920 में। 1 साल नौकरी की, लेकिन ब्रिटिश सरकार की हुकूमत को देख करके कि बड़े पद पे है आईसीएस, भारत की क्लास 1 जॉब, उसमें भी उनको वो अधिकार नहीं मिल रहे थे जिसके वे हकदार थे। इसलिए कुछ समय नौकरी करने के पश्चात इन्होंने देखा जाता है कि पद से इस्तीफा दे दिया।
इस्तीफा देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने, ध्यान रखना, सुभाष चंद्र बोस ने 1921, कब? 1921। सुभाष चंद्र बोस ने 1921 में, ध्यान रखना, सुभाष चंद्र बोस ने 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आ गए राजनीति में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्य, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता ली, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता ली। सवाल पूछा जाता है सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कब ज्वाइन किया? तो 1921 में। आप फिर से आते हैं, आपसे टॉपिक जो हमारा आज का है सुभाष चंद्र बोस एवं आजाद हिंद फौज। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 1897, कटक, कहाँ होता है? कटक। और कटक ये कहाँ पड़ता है? आपको पता है, उड़ीसा में पड़ता है। शिक्षा इनकी कहाँ होती है? कलकत्ता में होती है। कहाँ होती है? कलकत्ता में। आईसीएस की परीक्षा कब उत्तीर्ण की? 1920 में। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सुभाष चंद्र बोस ने 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता ली, सवाल पूछा गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कब ज्वाइन किया? 1921 में। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अहम भूमिका निभाते हुए काम करना स्टार्ट कर दिए। आगे देखते हैं, यहीं पर चीजें क्लियर कर लेंगे। 1938 कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की। हरिपुरा अधिवेशन, 1938 कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की। नेक्स्ट, 1939 कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन की, कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता की। अब देखो सीधे सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज, ये टॉपिक है। जन्म 1897, कटक उड़ीसा। शिक्षा कलकत्ता। सुभाष चंद्र बोस ने 1920 में आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण की। सुभाष चंद्र बोस ने 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता ली। 1938 कब? इस चीज को ध्यान रखना है। 1938 कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की। नेक्स्ट पॉइंट, दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट। 1939 कांग्रेस के त्रिपुरी मध्य प्रदेश में पड़ता है, हरिपुरा पश्चिम बंगाल में पड़ता है। 1900 हरिपुरा कहां पड़ता है? पश्चिम बंगाल। त्रिपुरी कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश। 1938 कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की। 1939 कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता की। इन सब से देखा जाता है त्रिपुरी अधिवेशन की जो घटनाएं थी उनसे परेशान होकर उन्होंने इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा दिया। अगला पॉइंट आगे हम लिखेंगे कि 1939 कब? 1939। ध्यान रखना कि सुभाष चंद्र बोस 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा दिया। 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा दिया। सवाल पूछा जाता है सुभाष चंद्र बोस ने 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ज्वाइन किया। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा कब दिया? तो आपको बताना है कि सुभाष चंद्र बोस 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा दिया।
नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की। सीधे सवाल पूछा जाता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का संस्थापक कौन है, तो आप बताएंगे सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना कब हुई? 1939 में। तो आपको इस चीज को गौर करना होगा बहुत ईमानदारी के साथ। सुभाष चंद्र बोस 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा दिया। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की। अब समस्याएं आना शुरू होगी। इस्तीफा दे दिया, नई पार्टी बना ली, और पार्टी की विचारधारा के तहत पार्टी को ऊपर उठाने के लिए जब भी कोई ऐसी स्पीच देते हैं तब उन पे प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है। इसलिए ब्रिटिश हुकूमत ने, ब्रिटिश सरकार ने सुभाष चंद्र बोस को 2 बार नोटिस जारी की, तीसरी बार कलकत्ता में नजरबंद कर दिया कि यदि आप कलकत्ता में किसी भी तरह सार्वजनिक स्थानों पर पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से यदि आपने किसी भी प्रकार की कोई भी घटना का उल्लेख या किसी भी घटना को आपने किसी भी घटना का आप यदि विरोध करते हैं, किसी भी बिंदु का विरोध करते हैं, यदि इल्लीगल, अनैतिक पाया गया, तो आपके प्रति कार्रवाई होगी। इसके तहत सुभाष चंद्र बोस रुके नहीं, लगातार पत्र पत्रिकाओं माध्यम से, छोटे छोटे नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के बैनर के नीचे अपनी बातों को रखने का लगातार प्रयास किया। ब्रिटिश सरकार ने इन सब गतिविधियों को देखते हुए, ब्रिटिश सरकार ने इन सब गतिविधियों को देखते हुए 1940 में सुभाष चंद्र बोस को कलकत्ता में नजरबंद किया। सुभाष चंद्र बोस को आपको ध्यान रखना है कि सुभाष चंद्र बोस, पिछली क्लास में हम लोग जब पढ़ रहे थे, आप देख रहे थे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, पिछली क्लास में जब हम कांग्रेस सेशन की बात कर रहे थे, जब सुभाष के सेशन की बात किए थे, उस समय हम पिछली क्लास में भी बताए थे कि सुभाष ने 2 सेशन की अध्यक्षता की। कितने सेशन की? 2 सेशन की अध्यक्षता की। तो पिछली क्लास में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। 1938 कांग्रेस को जो हरिपुरा अधिवेशन होता है, हरिपुरा कहां पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। हम पश्चिम बंगाल बोल लिए हैं वहां पे, लेकिन हरिपुरा पड़ता कहां है? गुजरात में पड़ता है। 1938 कांग्रेस का हरिपुरा जो अधिवेशन है गुजरात में आयोजित होता है, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस करते हैं। 1939 में कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन आयोजित होता है, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस करते हैं। तो हरिपुरा गुजरात में है और त्रिपुरी मध्य प्रदेश में है। ध्यान रखना इस चीज को। पिछली मतलब जस्ट एक पेज पहले हमने मतलब स्लिप हो गया कि मतलब गुजरात की जगह हरिपुरा निकल गया, तो ध्यान रखना है 38 हरिपुरा जो गुजरात में, 39 त्रिपुरी जो मध्य प्रदेश में। ध्यान रखना। सुभाष चंद्र बोस 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा दिया। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस को 1940 में कलकत्ता में ब्रिटिश सरकार के द्वारा नजरबंद कर दिया गया, नजरबंद किया गया। ध्यान रखना है। अब वो तो व्यक्ति है नहीं कि आप उनको नजरबंद कर देंगे और वो रुक जाएंगे, ऐसा तो संभव ही नहीं है।
तो सुभाष चंद्र बोस को जब 1940 में कलकत्ता में ब्रिटिश सरकार के द्वारा नजरबंद किया जाता है, तो सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता से निकलकर पेशावर, ध्यान रखना है, सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता से निकल करके पेशावर, पेशावर से कराची, कराची से काबुल, काबुल से जर्मनी और जर्मनी से टोक्यो, ऐसे कलकत्ता से निकल करके ब्रिटिश सरकार के विरोध, ब्रिटेन जो देखा जाता है उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा, द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार के विरोधी राष्ट्र जो हैं, उन राष्ट्रों के राजनेताओं से, उन राष्ट्रों के चीफ कमांडर से मिलने के लिए देश से निकल करके उन लोगों की तरफ, ब्रिटिश सरकार के दुश्मनों की तरफ जाने का प्रयास सुभाष चंद्र बोस करते हैं। तो ध्यान रखना है कि आप आगे इसी में लिखते हैं हम लोग, इसी पॉइंट में है कि सुभाष ने कलकत्ता से पेशावर, पेशावर से काबुल, काबुल से सुभाष क्या है, सुभाष ने कलकत्ता, कलकत्ता से पेशावर, पेशावर से काबुल, काबुल से बर्लिन, कौन सी जगह, बर्लिन, बर्लिन कहाँ पड़ता है, जर्मनी में, कहाँ पड़ता है, जर्मनी में, ध्यान रखना है। और काबुल कहाँ पड़ता है, अफगानिस्तान में, ध्यान रखना है। पेशावर पाकिस्तान वर्तमान में। लेकिन उस समय देखा जाता है कि सुभाष द्वितीय विश्व युद्ध के समय जब 1940 में उन्हें कलकत्ता में नज़रबंद कर दिया जाता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना, उन सुभाष को जब 1940 में कलकत्ता में नज़रबंद किया जाता है तो निकलते हैं कलकत्ता से पेशावर, पेशावर से काबुल, काबुल से बर्लिन, बर्लिन में अंडरलाइन करेंगे, बर्लिन में हिटलर से भेंट की, हिटलर, बर्लिन में हिटलर से भेंट की। सवाल पूछा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस जर्मनी का जो उस समय देखा जाता है तानाशाह है हिटलर, हिटलर से भेंट की और सुभाष के वक्तव्य से, सुभाष की विचारधारा से हिटलर प्रभावित होता है और हिटलर ने सुभाष को क्या कहा था, नेताजी की उपाधि दी। तो ध्यान रखना है, सुभाष चंद्र बोस, ध्यान रखना है, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी थी, हिटलर ने दी थी। हिटलर सुभाष की विचारधारा से प्रभावित होकर सुभाष को नेताजी की उपाधि दी। और बर्लिन के बाद कहां जाते हैं, टोक्यो, कहां जाते हैं, टोक्यो। अब आपको यहां पर ध्यान रखना, टोक्यो में, टोक्यो में रास बिहारी, ध्यान रखना, टोक्यो में रास बिहारी बोस से मुलाकात हुई। टोक्यो में रास बिहारी, टोक्यो में रास बिहारी बोस से मुलाकात की। अब देखो, अब यहीं पर हमें ध्यान रखना, चीजों को बनाना है आपको कि सुभाष चंद्र बोस 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा दिया, 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की, 1940 में कलकत्ता में ब्रिटिश सरकार, 1940 कब, 1940 कलकत्ता में ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश सरकार के द्वारा नजरबंद कर दिया जाता है। उसके बाद सुभाष ने कलकत्ता, कलकत्ता से पेशावर, पेशावर से काबुल, काबुल में बर्लिन, बर्लिन जर्मनी में है, हिटलर से भेंट की। किससे भेंट की थी, हिटलर से भेंट की। सुभाष को हिटलर ने
सुभाष से हिटलर प्रभावित होता है और सुभाष को नेताजी की उपाधि से संबोधित करता है। बर्लिन से जाने के बाद सुभाष टोक्यो में पहुंचते हैं। टोक्यो वर्तमान जापान की राजधानी है और टोक्यो में रास बिहारी बोस जो भारतीय हैं वहां पर देखा जाता है काम कर रहे हैं, वहां पर इन्होंने उनसे भेंट की और उसके बाद में टोक्यो में देखा जाता है काम करना स्टार्ट, टोक्यो से काम करना स्टार्ट करते हैं। आगे हम लोग चलते हैं तो ये देखा गया है कि काम करना स्टार्ट करते हैं तो आज़ाद हिंद फौज की बात आती है। जो देखा जाता है सबसे पहले आज़ाद हिंद फौज शब्द की दिमाग, किसके दिमाग की उपज थी, ध्यान रखना है। रास बिहारी बोस से भेंट करने के बाद उस समय मोहन सिंह ब्रिटिश सरकार के एक अधिकारी हैं जो वहां पर देखा जाता है जापान के अधीन देखा जाता है गिरफ्तार हुए थे और बंद हैं, इसलिए उनसे बात की जाती है और बात करने के बाद में मोहन सिंह सुभाष चंद्र बोस से प्रभावित होते हैं और एक नई विचारधारा के तहत एक संगठन की स्थापना की बात करते हैं जिसका नाम है आज़ाद हिंद फौज। सवाल पूछा जाता है आज़ाद हिंद फौज किसके दिमाग की उपज थी, तो आज़ाद हिंद फौज मोहन सिंह के दिमाग की उपज थी, ध्यान रखना है। आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद हिंद फौज पूछा जाता है कब गठित। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना, आज़ाद हिंद फौज मोहन सिंह के दिमाग की उपज थी। आज़ाद हिंद फौज मोहन सिंह के दिमाग की उपज थी, मोहन सिंह के दिमाग की उपज थी। सीधे सवाल पूछा जाता है कि आज़ाद हिंद फौज किसके दिमाग की उपज थी, तो आज़ाद हिंद फौज मोहन सिंह के दिमाग की उपज थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई, किसने की, सवाल यहां पर भी बनता है। तो आज़ाद हिंद फौज जब तो आज़ाद हिंद फौज की प्रथम डिवीजन, आज़ाद हिंद फौज की प्रथम डिवीजन, आज़ाद हिंद फौज की प्रथम डिवीजन का गठन मोहन सिंह के द्वारा किया गया। मोहन सिंह के द्वारा, मोहन सिंह के द्वारा किया गया, ध्यान रखना। आज़ाद हिंद फौज की प्रथम डिवीजन का गठन मोहन सिंह के द्वारा किया गया। और आगे आप देखते हैं तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर सवाल बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, बहुत डाउटफुल रहता है यहाँ पर कि आज़ाद हिंद फौज किसके दिमाग की उपज थी, तो आज़ाद हिंद फौज मोहन सिंह के दिमाग की उपज थी। आज़ाद हिंद फौज की प्रथम डिवीजन का गठन किसके द्वारा किया गया, मोहन सिंह के द्वारा किया गया। इसके साथ आप देखते हैं कि आगे आज़ाद हिंद फौज की जो वास्तविक कमांडिंग चीफ ऑफिसर के रूप में सुभाष चंद्र बोस को मिलती है। इसीलिए देखा जाता है जब भी सवाल आता है कि जब मोहन सिंह ऑप्शन में नहीं होते हैं, सवाल पूछा जाता है आज़ाद हिंद फौज का गठन वास्तविक रूप से किसने किया था। आज़ाद हिंद फौज को चीफ कमांडिंग ऑफिसर के तहत एक देखा जाता ऊपर लाने का प्रयास किसके द्वारा किया गया था, तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया जाता है। आगे आप देखते हैं सीधे सवाल पूछा जाता है, नेक्स्ट पॉइंट है आज़ाद हिंद फौज का गठन पूछा जाता है 1942। कब, 1942। आज़ाद हिंद फौज के गठन की जब बात की जाती है कब, 1942। देखा जाता है आज़ाद हिंद फौज की कमान आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष को कब मिली। आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष को
चीफ कमांडिंग ऑफिसर 1943। कब कमान मिलती है? 1943। 1943 में, नेक्स्ट 1943 में सुभाष ने सिंगापुर में अस्थायी सरकार की स्थापना की। अस्थायी सरकार की स्थापना की। अस्थायी सरकार, ध्यान रखना है कि 1943 में, कब? 1943 में। इस चीज को ध्यान रखना, अस्थायी सरकार की स्थापना की। और अस्थायी सरकार की जब स्थापना की, उस समय देखा जाता है जापान के जो देखा जाता है उस समय अधिकारी हैं या जापान सरकार ने सुभाष को अंडमान और निकोबार द्वीप को उन्हें अस्थायी सरकार में शामिल करने के लिए दिया, जिसमें तहत देखा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस ने कि अंडमान का नाम स्वराज द्वीप और अंडमान का नाम शहीद द्वीप और निकोबार का नाम स्वराज द्वीप किया। तो ध्यान रखना, सीधे सवाल पूछा जाता है, अंडमान और निकोबार जो दो द्वीप थे वो जापान के द्वारा सुभाष चंद्र बोस को प्राप्त हुए। तो सवाल पूछा जाता है, आजाद हिंद फौज मोहन सिंह के दिमाग की उपज थी। आजाद हिंद फौज की प्रथम डिवीजन का गठन मोहन सिंह के द्वारा किया गया। आजाद हिंद फौज का गठन 1942 में। आजाद हिंद फौज की कमान सुभाष को 1943 में। 1943 में सुभाष ने सिंगापुर में अस्थायी सरकार की स्थापना की। क्लियर है? आगे हम लोग देखते हैं कि जापान के द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप, अंडमान निकोबार, जापान के द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप सुभाष की अस्थायी सरकार या सुभाष को प्राप्त होते हैं। सुभाष जापान के द्वारा अंडमान कामा निकोबार द्वीप सुभाष को प्राप्त होते हैं। अंडमान का नाम रखा था इन्होंने शहीद द्वीप और निकोबार का नाम रखा था स्वराज द्वीप। ध्यान रखना, तो सीधे सवाल पूछा जाता है कि अंडमान और निकोबार द्वीप जो हैं सुभाष को प्राप्त हुए हैं। अंडमान का नाम रख दिया शहीद द्वीप और निकोबार का नाम रख दिया स्वराज द्वीप। और देखा जाता है ये द्वीप सुभाष को जापान के द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप सुभाष को प्राप्त होते हैं। ध्यान रखना इस चीज को कि अंडमान और निकोबार द्वीप जापान सरकार ने जीत लिया था और जापान सरकार के अधिकार क्षेत्र में थे। इस कारण देखा जाता है कि इन दो द्वीपों को जब इनको दिए गए तो इन्होंने इनके नाम को चेंज किया, उनका नाम रख दिया स्वराज द्वीप और शहीद द्वीप। तो शहीद द्वीप पूछा जाए तो अंडमान का नाम था और स्वराज द्वीप की बात करते हैं तो निकोबार की बात करते हैं। तो निकोबार, स्वराज, अंडमान, शहीद द्वीप। क्लियर है? इसी के साथ देखा जाता है सुभाष चंद्र बोस की जब बात आती है कि नेक्स्ट अगला पॉइंट है कि सुभाष चंद्र बोस ने 3 ब्रिगेड की स्थापना की। 3 ब्रिगेड की स्थापना की। 3 ब्रिगेड की स्थापना की। नंबर 1 गांधी ब्रिगेड,
नंबर 1 गांधी ब्रिगेड, नंबर 2 नेहरू ब्रिगेड, नंबर 3 गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, महिलाओं की रानी लक्ष्मीबाई के नाम से देखा जाता है एक ब्रिगेड की स्थापना की, तो देखा जाता है रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड, रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड, महिलाओं के नाम से रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड। तो सवाल पूछा जाता है सुभाष चंद्र बोस ने कितनी ब्रिगेड की स्थापना की थी, तो 3 ब्रिगेड की, जो सेना की टुकड़ियां थी 3 टुकड़ियों की स्थापना की, अर्थात 3 रेजिमेंट्स बनाई, उसमें गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड। 3 नहीं बल्कि 4 हैं, गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और सुभाष ब्रिगेड, अपने नाम से भी एक ब्रिगेड की स्थापना की थी, लेकिन इंपॉर्टेंस दी जाती है सबसे ज्यादा रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड की। इस चीज को ध्यान रखना है कि कितनी ब्रिगेड थी, तो आपको तो इतना नहीं, ब्रिगेड की बात नहीं पूछी है, लेकिन यह जरूर पूछा जाता है महिलाओं के नाम पर किस ब्रिगेड की स्थापना की। तो एक नेहरू ब्रिगेड की बात करते हैं हम लोग हैं, नेहरू ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड और रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड, और चौथी ब्रिगेड जो थी वो सुभाष के नाम पर थी, जो स्वयं के नाम पर थी। अदर उनकी 3 ब्रिगेड थी, जो स्वयं जिस टुकड़ी का नेतृत्व करते थे उसको स्वयं की जो टुकड़ी थी वो सुभाष ब्रिगेड के नाम से थी। तो आपको आगे चीजों को ध्यान रखना है कि 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने गांधी को संबोधित 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने रेडियो प्रसारण के माध्यम से गांधी को संबोधित करते हुए गांधी को राष्ट्रपिता की संकल्पना दी। सवाल पूछा जाता है गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता की संज्ञा किसने दी, तो आप बताएंगे सुभाष ने दी। ध्यान रखना है 19 सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में रेडियो प्रसारण के माध्यम से सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में रेडियो प्रसारण के माध्यम से गांधी को राष्ट्रपिता की संज्ञा दी। आपको ध्यान रखना है, सीधे सवाल पूछा जाता है कि सर्वप्रथम गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो आपको बताना होगा सुभाष चंद्र बोस ने कब, 1944 में, किसके द्वारा, रेडियो प्रसारण के माध्यम से गांधी को राष्ट्रपिता की संज्ञा दी। ध्यान रखना इस चीज को, सवाल सीधे पूछा जाता है गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता की संज्ञा किसने दी, यही सवाल पूछा जाता है और ये शब्द पूछा जाता है। और कहते क्या हैं कि हे राष्ट्रपिता, मैं आपके आशीर्वाद का आकांक्षी हूं, आपका आशीर्वाद लेना चाहता हूं। आज मैं इस देश के एक धर्म युद्ध में शामिल होने जा रहा हूं, जिसका परिणाम तो पता नहीं है, लेकिन आज हम लोग जो काम करने जा रहे हैं वो एक बड़ी भूमिका होगी, जिसके अंतर्गत शहादत होगी, और उसके तहत हम देशवासियों को अपने कुछ ऐसा देशवासियों के लिए कुछ ऐसी चीजें करेंगे जिससे दुश्मन कभी भी आंख दिखाने की कोशिश न करे। इसलिए हे राष्ट्रपिता, मैं आपका आशीर्वाद इस पवित्र युद्ध के लिए चाहता हूं। तो हमको ये कहानी है, लेकिन हमको यहाँ पर यह देखना है कि सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में रेडियो प्रसारण के माध्यम से गांधी को राष्ट्रपिता की संज्ञा दी। 1945 में जब देखा जाता है द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की पराजय होती है, उसी समय सुभाष चंद्र बोस भी 1945 में देखा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस की 1945 में जब वो सिंगापुर से देखा गया है ताइवान टोक्यो जा रहे होते हैं, तो ताइवान की राजधानी ताइपेई के समीप फार्मोसा द्वीप के निकट सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु एक हवाई दुर्घटना में हो जाती है। तो आगे आप देखते हैं, इसी में आगे लिखते हैं हम लोग कि सुभाष की मृत्यु फार्मोसा द्वीप के निकट, फार्मोसा द्वीप के समीप
समीप, ताइवान की राजधानी फार्मोसा द्वीप के समीप, फार्मोसा द्वीप के समीप ताइवान की राजधानी ताइपे, ताइवान की जो राजधानी है ताइपेई। सुभाष की जो मृत्यु बताई सुभाष की जो मृत्यु की बात आती है, जब शहादत की, मृत्यु शब्द तो नहीं लेना चाहिए हमें, सुभाष जब शहीद होते हैं तो सुभाष की मृत्यु की बात आती है फार्मोसा द्वीप। द्वीप कौन सा पूछा जाता है, किस द्वीप के समीप, तो ये फार्मोसा द्वीप। कहां, फार्मोसा द्वीप के समीप ताइवान की राजधानी ताइपेई में 1945 ईस्वी में एक हवाई दुर्घटना के तहत, एक हवाई दुर्घटना के तहत आपको ध्यान रखना, सुभाष की मृत्यु कहां होती है, फार्मोसा द्वीप के समीप। फार्मोसा द्वीप कहां है, ताइवान की राजधानी ताइपेई में। कब, उन ताइपेई में 1945 में एक हवाई दुर्घटना के तहत, जब वो देखा जाता है टोक्यो जा रहे थे, जापान की पराजय हो चुकी थी, टोक्यो जा रहे थे। और इसी के साथ देखा जाता है कि जब इनकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में द्वितीय विश्व युद्ध देखा जाता है कि मित्र राष्ट्र जीत लेते हैं, और जीतने के बाद ब्रिटेन विजयी होता है, और उसके बाद आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों को गिरफ्तार करके, और उन्हें आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों को गिरफ्तार किया जाता है, उन पर लाल किले में मुकदमा चलाया जाता है। तो आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों पर जो लाल किले में मुकदमा चलाया जाता है, उस मुकदमे की पैरवी की अध्यक्षता भूला भाई देसाई करते हैं, और भूला भाई देसाई के साथ साथ कैलाश नाथ काटजू, तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू, भोला भाई देसाई जैसे लोगों ने मिलकर के आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों की पैरवी करते हैं, और उसके बाद में उन सिपाहियों को रिहा करते हैं, जिसमें देखा जाता है शहनवाज खान, गुरबख्श सिंह ढिल्लो, शहनवाज खान जैसे लोग थे, उस समय उनको रिहा कराने का प्रयास किया जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट, आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों, आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों पर, आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों पर लाल किले में मुकदमा चलाया गया। लाल किले में मुकदमा चलाया गया। सीधे सवाल पूछा जाता है, आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों, आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों पर कहां मुकदमा चलाया गया था, लाल किले में मुकदमा चलाया गया। ध्यान रखना, आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों पर लाल किले में मुकदमा चलाया गया, जिसकी पैरवी भूला भाई देसाई की अध्यक्षता में, जिसकी पैरवी भूला भाई देसाई की अध्यक्षता में, भूला भाई देसाई की अध्यक्षता में, जिसकी पैरवी भूला भाई देसाई की अध्यक्षता में की गई, जिसका सहयोग, कामा लगा के लिखेंगे, जिसका सहयोग आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों पर लाल किले में मुकदमा चलाया गया, जिसकी पैरवी भूला भाई देसाई की अध्यक्षता में की गई, जिसका सहयोग कैलाश नाथ काटजू, कैलाश नाथ काटजू, बहुत इंपॉर्टेंट है, जेएल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू जैसे वकीलों ने किया। सवाल पूछा जाता है, आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों की पैरवी के लिए निम्न में से कौन कौन से वकील शामिल थे, किन किन लोगों ने वकालत का कार्य किया। तो आपको ध्यान रखना है, आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों पर लाल किले में मुकदमा चलाया गया, जिसकी पैरवी
जिसकी पैरवी भूलाभाई देसाई की अध्यक्षता में की गई, जिसका सहयोग कैलाशनाथ काटजू, जेएल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू जैसे वकीलों ने किया। अब सवाल पूछा जाता है, आपको यहां पर इस चीज को ध्यान रखना है, सीधे सीधे सवाल आता है, आजाद हिंद फौज के सिपाहियों पर कहां मुकदमा चलाया गया था? लाल किले में मुकदमा चलाया गया। पैरवी किसने की? भूलाभाई देसाई की अध्यक्षता में की गई। सहयोग किसका किसका? कैलाशनाथ काटजू, जेएल नेहरू और तेज बहादुर सप्रू ने किया। आजाद हिंद फौज के सिपाहियों में देखा जाता है कि गुरबख्श सिंह ढिल्लों, आजाद हिंद फौज के सिपाहियों में गुरबख्श सिंह ढिल्लों, प्रेम सहगल, उसके बाद शहनवाज खान जैसे आजाद हिंद फौज के अधिकारियों को रिहा कराने का एक सफल प्रयास रहा। इसके तहत आजाद हिंद फौज में जो लाल किले में देखा जाता मुकदमा चलाया गया था, उसकी पैरवी को देखते हुए, जिनमें इन लोगों ने वकालत का कार्य किया, उस समय ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड विस्काउंट बेबल ने इन देखा जाता है सिपाहियों को या इन अधिकारियों को, आजाद हिंद फौज के सिपाही और इन अधिकारियों को सबको रिहा कर दिया। क्लियर है? तो आज हम लोगों ने आजाद हिंद फौज, सुभाष चंद्र बोस एवं आजाद हिंद फौज तथा लाल किले में मुकदमे की पैरवी से संबंधित बिंदुओं पर काम किया है। आज यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। मैं अजय सिंह, नमस्कार।